नमस्कार विद्यार्थियों, स्पर्धा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग एनसीईआरटी की किताबों को कवर करेंगे और जो कि हमारी हिंदी में रहेंगी। आज का हमारा विषय सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में छठी कक्षा की पुस्तक हमारे अतीत प्रथम जो पुस्तक है उसका पहला पाठ हम डिस्कस करेंगे। आपके सम्मुख है अध्याय 1, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलिए शुरू करते हैं। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब यहाँ पे एक बच्ची की बात हो रही है। एनसीईआरटी में ज़्यादातर आपको जो छोटी दर्जे की पुस्तकें हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे ही एग्जाम्पल से समझाया जाता है कि विषय क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्ची है, उसकी अखबार पढ़ते हुए अचानक नज़र पड़ती है एक सुर्खी पे, जहाँ पे एक वर्ड लिखा था 100 साल पहले। तो 100 साल पहले के बारे में वो सोचती है कि कैसे कोई जान सकता था 100 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर एक दो दिन पहले की कोई बात है तो हम याद कर सकते हैं, या फिर अगर 1 साल पहले की बात है तो हम उस इंसान से बात कर सकते हैं जिसे वो उस बात की स्मृति हो। लेकिन अब बहुत वर्षों पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानना थोड़ा कठिन है, ठीक है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यह है हमारा अगला पॉइंट। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन में के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से संगीत या गीत गाते थे, गीत संगीत कैसा था। मतलब हम ये अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि उस समय में क्या क्या चीज़ें वह फेमस थे। जैसे आजकल के टाइम पे हम देखते हैं कि कितने तरह के संगीत है, गीत संगीत है, खेल है, मनोरंजन के बहुत अनगिनत साधन है। वैसे ही पुराने ज़माने में भी ऐसे सब कुछ था और ऐसे सभी साधन थे हमारे पास, तो उनके बारे में भी जाना जा सकता है। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 जो कि पृष्ठ 2 में हमें बताया, नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। ये हमें उन्होंने एक एक्टिविटी दी है कि मानचित्र पृष्ठ 2 पर ये है भारत का नक्शा। अब इसमें उन्होंने कहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाना है हमें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कहाँ है हमारी नर्मदा नदी। तो ये आप देख सकते हैं नर्मदा नदी, ये हमारी गोदावरी, ये रही नर्मदा नदी, ये रही। ये जो हमने रेड मार्क किया है नर्मदा नदी है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी नर्मदा नदी। आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि नर्मदा नदी कहाँ पे थी। अब कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। अब हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है ज़्यादातर नदियों के किनारे पे ही अपनी बस्तियां बसाते थे, शहर बसाया करते थे। तो यहीं पे है नर्मदा नदी भी हमारी वैसी ही नदी थी जिसके किनारे पे लोग रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अब क्योंकि लोग अब नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनको पता है कि क्या है इनकी अहमियत।
जंगलों के जो भी संपदा थी उन सब से वो भली भांति परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया, आखेट का मतलब होता है शिकार, तो वो शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों की उपजाना आरंभ किया। अब हम सुलेमान और किरथार पहाड़ियों को देखते हैं नक्शे में। तो ये है हमारी इंडिया का मैप। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इसमें इस रीजन में हम बताते हैं। अभी इस जो ये जो रीजन है ये वाला, इस रीजन में सुलेमान और किरथार रेंजेस पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या इसकी खासियत है? सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक है, हमने पता लगाया। अब इस पे क्या खास बात है कि स्त्री और पुरुष जो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे जो बस्तियाँ थी, उन्होंने सबसे पहले गेहूँ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी या और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, कि भेड़ बकरियां गाय बैल पशुओं का पशुपालन जैसी चीज़ें, और गेहूँ 8,000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उत्पादन भी इसी इलाके में हुआ था। कहाँ पे? सुलेमान और किरथार पहाड़ियों में। आप इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगा। अभी उत्तर पूर्व में गारो और विंध्य में मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का हम पता लगाएंगे। देखिए, ये है हमारा उत्तर पूर्व का इलाका, ये है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, और इसी के साथ अब हम देखेंगे विंध्य पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? ये है मध्य भारत का इलाका, और ये रही हमारी विंध्य पहाड़ियाँ। इस जगह पे ये रही विंध्य की पहाड़ियाँ। इस इलाके में विंध्य की पहाड़ियाँ फैली हुई है। ठीक है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। कहाँ गारो, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में क्या हुआ था? यहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये देखिए, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया था वो कहाँ पे स्थित है? विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं मानचित्र 1 इस बुक का, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। अब मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अभी हमें एक और एक्टिविटी दी है। ठीक है, अब हम मानचित्र को दोबारा देखेंगे और उसमें पता लगाएंगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो वापस आते हैं मानचित्र पे। तो ये लिया, और ये देखिए, ये है हमारी मुख्य सिंधु नदी। अब इसकी सहायक नदियाँ ये देखिए, ये किधर से आ रही है? झेलम, चिनाब नदी, रावी, सतलुज, ब्यास इत्यादि, ये सभी हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ये है हमारी कौन सी? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, अब होती क्या है सहायक नदियाँ, इसके बारे में भी जान लेते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मानचित्र था हमारा, इस जगह पे ये जो है सतलुज, माफ़ कीजिएगा, अब ठीक है, हाँ जी, तो ये है सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी,
चिनाब नदी, झेलम नदी, ये अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन वे सब किस में मिल जाती है, एक साथ होके सिंधु नदी के अंदर। तो ये जो झेलम, रावी, चिनाब, सतलुज, ब्यास इत्यादि ये जो सारी नदियां हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, जैसे कि हमने देखा लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। आपने देखा जैसे कि पूरा ये जो हमने सिंधु नदी की बात की, तो सिंधु नदी के तट पे कौन सी सभ्यता थी, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और गंगा और इसी के साथ इसकी सहायक नदियाँ जो थी उनके किनारों पे समुद्र तटवर्ती इलाकों में जो नगरों का लगभग ज़्यादातर विकास हुआ है। अब गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ, ये एक और इन्होंने हमें मानचित्र की एक्टिविटी दी है। देखिए, अगर आप अपने मानचित्र की प्रैक्टिस साथ साथ में करेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद होगा, ठीक है। बार बार इस पे हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम सब के लिए ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इस एक्टिविटी की बात करते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है हमने। तो मानचित्र 1 पे चलते हैं। तो ये है हमारा मानचित्र, यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये है हमारी गंगा नदी और ये ही इसकी सहायक नदी। ये देखिए ये सोन रिवर है जो जाके किस में मिल रही है, गंगा नदी में। ये गंगा नदी है, ठीक है। ये वापस जाती है बांग्लादेश में और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। मतलब ये इधर हिमालय से निकल के बांग्लादेश की तरफ बढ़ते बढ़ते बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। ये सोन नदी जो कि इसकी सहायक नदी है। अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, ठीक है। अब इसके क्या हमने इसका बताया है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, ठीक है। मगध नाम से बहुत ही प्रसिद्ध ये एंशियंट हमारी जो हिस्ट्री है उसका पार्ट माना जाता है। बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंट है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी जानेंगे, ठीक है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, ठीक है। देश के कई और हिस्से भी ऐसे थे जिसमें ऐसे ही फेमस राज्य थे, ठीक है, उनकी स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब देखिए पुराने ज़माने में भी ट्रैवल होता था, तो लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब जो पहाड़ी इलाके में होता है आजकल तो जैसे काफ़ी सारी गाड़ियों की सेवा उपलब्ध है, हमारे पास हवाई जहाज़ है, हम इन सब से एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में भी जब जैसे बसेस वगैरह आजकल तो है, लेकिन पुराने ज़माने के लोग पैदल ही जाया करते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसी गाड़ियाँ हो गई, बैलगाड़ी होगी या ऐसे कुछ साधन थे उपलब्ध, उनका इस्तेमाल किया करते थे यात्रा के लिए। लेकिन जब पहाड़ों की बात आती थी, ऊंचे पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, इन सबको पार करना होता था तो बहुत जोखिम भरी यात्रा ये मानी जाती थी। तो फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी लोग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वे जाते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब लोग क्या करते थे, या तो कभी क्या होता था कि या तो प्राकृतिक आपदा आ गई कोई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ गई तो उनके कारण उनके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको पलायन करना पड़ता था, अपना घर छोड़ना पड़ता था। या फिर क्या होता था कि जैसे काम की तलाश के लिए उनको जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, अब व्यापारी व्यापार करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते थे, ठीक है, तो उनको व्यापार के लिए भी एक कारण है उनकी यात्रा का, ठीक है।
तो इसके बाद क्या था, अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। वो एक अपने साथ बहुत सारी मूल्यवान वस्तुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा सलाह देते हुए एक गांव से, धार्मिक जो लोग होते थे, गुरु होते थे, वो क्या करते थे, शिक्षा के कारण भी की शिक्षा पहुंचानी है दूर देश वाले लोगों के तक, ठीक है, ताकि वे शिक्षित हो सके। इस मकसद से भी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए भी वे एक गांव से दूसरे गांव की ओर जाया करते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्रा देखिए, उत्सुकतावश जो है, क्यूरियोसिटी के कारण केवल आज के समय में ही यात्राएं नहीं होती, पुराने समय में भी होती थी एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो ये सब पुराने ज़माने में भी चलता था, इसलिए यात्रा भी किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, एक दूसरे को कल्चर को वो जानते थे, ठीक है, कैसे लोग रहते हैं, उनके क्या विचार है, ये सब भी उससे सबको जानने का मौका मिलता था। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब उन्होंने अगला प्रश्न किया है कि आज के समय में जो यात्राएं होती हैं उनके क्या क्या कारण हैं। अब एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों दोबारा से देखते हैं, कहते हैं वो मानचित्र देखो, कैसे पहाड़, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। कैसे भारत की प्राकृतिक सीमा, तो ये खुद सब चीज़ें, जैसे इधर से बाउंड्री देखिए, तटवर्ती इलाके सारे, इधर से समुद्री हमारी जो है समुद्र खुद ही सीमा बन जाता है। इधर से ऊंचे हिमालय के पहाड़ हैं, ठीक है, ऊंचे हिमालय के पहाड़ है जो क्या बन जाते हैं, हमारे लिए दूसरे देश की सीमा बन जाते हैं, ठीक है। इधर नदियां हैं, ठीक है। तो ये सब भी मिलके एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ठीक है। जिन्हें ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। अब जो चाहता है, कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा, तो जिसने ऐसा चाहा वे ही ये सब कर पाए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। हमें बहुत सारे इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि जैसे फाहियान जैसे चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो थे, कैसे वो भारत में आए, ठीक है। कई ऐसे और भी बहुत सारे जो थे यात्री थे, वो समुद्र के रास्ते से भी आए हैं। तो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। अब पुराने ज़माने के कई ऐसे लोगों के बारे में ये भी हमें जानकारी मिलती है, जो कहीं और से, किसी और देश से आए और वापस आके यही हमारे भारत में बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज हुए, बाहर से लोग आके रहे यहाँ पे। लोग जो थे उनमें परिवर्तन आए, कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसके कारण हमारी संस्कृति और समृद्ध हुई, इनमें नई नई परंपराओं का आगमन हुआ, ठीक है। तो कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। तो लोग कई तरह के विचारों को कई तरह के काम के कारण एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहे हैं और उसको अपनाते रहे हैं, ठीक है। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ठीक है। जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। अभी आपके पास एक एटलस होगा, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि ये आपका होमवर्क है कि आपको देखना है कि कहाँ पे है हमारा ईरान और यूनान कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, किस एरिया में पड़ता है, भारत से किस दिशा की ओर ये पड़ता है, ठीक है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोज अथवा इंदोज और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा।
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो उत्तर पश्चिम के लोग थे उन्होंने इस नाम का प्रयोग किया। लोगों ने एक समूह के लिए किया जाता था। ठीक है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने तो पहले कुछ ये जो नेम था, ठीक है, ये लोगों के समूह को दर्शाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग देश के लिए इसके नाम का प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। अब हम पढ़ते हैं, जैसे इस साइड में क्या दिया है, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। ठीक है, पुराने ज़माने में जैसे हमारे इतिहास को संजोने की प्रथा ताड़ पत्तों पे की जाती थी, तो इन पे लिखे जाते थे हमारे जो भी श्लोक वगैरह थे, ऋग्वेद या कोई और जो थी, ठीक है, कोई और सांस्कृतिक ग्रंथ थे हमारे, तो उनमें से ये एक की फ़ोटो बताई गई है, पांडुलिपि में लिखा गया। ठीक है, एक पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, एक उसका पन्ना है जिसका एग्जाम्पल आपको बताया। ये पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ये देखिए अब छेद बने हुए हैं इसमें, तो ये एक दूसरे से बांधने के लिए बनाए जाते थे छेद। ठीक है, भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक पेड़ की किस्म बताई है कि किस पेड़ से बनती है। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अतीत के बारे में कैसे जाने, तो कैसे जान सकते हैं हम अपने अतीत के बारे में। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ठीक है, तो अतीत की जानकारी जो है हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं इन तरीकों में। ठीक है, जैसे कि जो पुस्तकें हमें पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है कि पुराने ज़माने में कई ऐसी पुस्तकें लिखी गई थी हाथ से, जैसे ये उदाहरण के लिए पांडुलिपि की वाली है आपके पास। ठीक है, तो ऐसे ढूंढना और इसके ऊपर जो लिखी गई लिपि है उससे हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए होने वाले मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ठीक है, अंग्रेज़ी में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मेन्यू का मतलब है जो हाथ से निकला या हाथ से लिखा गया है। ठीक है, हाथ है, ठीक है, मतलब ये हाथ से लिखी गई है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से, ठीक है, ये पेड़ के नाम बताया आपको कि किस पेड़, हिमालय क्षेत्र में एक ऐसा पेड़ है भुर्ज नामक, जिसके पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है, हम कुछ तो नष्ट हो गई है, ठीक है, कुछ को कीड़ों ने खा लिया, लेकिन कुछ आज भी मिलती हैं, जैसे हम मंदिरों में, विहारों में। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और तथा क्या क्या मिलता है, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। किस किस विषयों की चर्चा मिलती है, जैसे कि क्या मान्यताएं थी, हाँ, ठीक है, राजाओं के जीवन कैसा था, औषधि और ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं, इन सब में चर्चा की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत, और ये प्राकृत एक भाषा है जो हमारे प्राचीन काल में बोली जाती थी और इसका इस्तेमाल किया जाता था, और तमिल में है। ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, क्या होता था कि संस्कृत जो भाषा वो हाई क्लास इलाइट पीपल्स के लिए मानी जाती है, जो बहुत उस टाइम पे एजुकेटेड होते थे। ठीक है, उनको राजा महाराजा लोग या ब्राह्मण, ठीक है, तो उनको ये माना जाता था कि वे लोग ये संस्कृत भाषा यूज़ करते हैं, लेकिन आम जो लोग थे, जैसे कॉमन पीपल जो कह सकते हैं हम, तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते, वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम पुराने ज़माने का मतलब पुराने जो यहाँ पे था अतीत के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, किससे, अभिलेखों से।
ठीक है। ये पत्थर पर उकेरी गई कुछ आकृतियाँ जैसे कुछ होता है। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। अभिलेख क्या है? अभिलेखों का भी अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे लेख पत्थर अथवा, देखिए आगे वो बात, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभी ठीक है। तो अभिलेख क्या है? पत्थरों और धातुओं पे अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उकेरी जाते थे। ठीक है। तो बहुत सारे कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं उन्हें, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है। तो ये जो अभिलेख थे, इनमें क्या करते थे राजा जो होते थे, इनको जैसे प्रजा में कोई संदेश भेजना है तो ये एक पत्थर के ऊपर अपना वो संदेश लिखवा देते थे। ठीक है। तो वो प्रजा में भिजवा दिया जाता था ताकि सभी लोग उसको पढ़ सके और उसका पालन कर सके। ठीक है। अभी इनमें और क्या मिलता है कि इन अभिलेख भी ऐसे अभिलेखों में कई ऐसे कोई जैसे रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के अपने कार्यों, जैसे किसी ने अपने कार्य, किसी राजा ने ये कोई काम करवाया अपने नगर में तो उसकी जानकारी उसे पहुंचानी है प्रजा तक, तो वो भी अभिलेखों के द्वारा पहुंचाई जा सकती थी। ठीक है। तो ऐसे ही कई, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे कि अशोक के जो अभिलेख थे हमारे पूरे भारत और अफगानिस्तान में भी कई और जैसे ये पूरे हिस्सों में, जिस अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो वो बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव में भी। ठीक है। तो पहले इसलिए ये जानना अभी ज़रूरी है कि अभिलेख होते क्या हैं। ठीक है। अभी आगे हैं कि उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख, अभी किसी राजा ने किसी दूसरे राजा को हराकर उस पर विजय प्राप्त की, अभी उसको अपनी प्रजा में बताना है तो वो क्या करेगा कि वो अभिलेख बनवाएगा। ठीक है। उस पर लिखवाएगा कि इस तरह से उसने किसी राजा को हराया है, तो उसकी पूरी राज्य पर कब्जा, नए राज्य पर कब्जा किया है, तो ये सब अपनी प्रजा में बताने के लिए वो अभिलेख का इस्तेमाल करता था। ठीक है। तो आगे है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? अब आप क्या बता सकते हैं ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाई आते थे? ये एक प्रश्न आपके लिए। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं ये पुरातत्वविद? ये पत्थर या ईंटों या फिर इनसे जो इमारतें बनी होती है, उनके अवशेष जो होते हैं, उनके चित्रों या मूर्तियों, इन सब का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों और बर्तनों, आभूषणों, ठीक है, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है। इसके लिए हमारे भारत में भी एक पुरातत्व विभाग है। ठीक है। तो जो भी हमें अतीत से जुड़ी हुई वस्तुएं कहीं खुदाई में मिल जाए तो इन सब का वो या खुद जाके उसको खुदाई करवा के वहाँ से चीज़ें ढूंढी जाती हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इनमें कुछ वस्तुएं जैसे ये एक घड़ा सा दिख रहा है, इसके बारे में क्या लिखा है? एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र, ये पात्र है। ठीक है। तो ये किसी प्राचीन नगर से मिला हुआ है। ठीक है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। लगभग 4700 वर्ष पूर्व ऐसे इस तरह के पात्र इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। अब इसके साथ ही एक पुराना चांदी का सिक्का भी है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो इस तरह के सिक्कों का प्रयोग अभी 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? अब बताइए कि कैसे भिन्न होता था। ठीक है। तो आगे है, अभी इसमें कुछ और बातें हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ धातु से बनी हो सकती है और ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं।
जिसे फॉसिल्स कहा जाता है, ठीक है। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है, क्यों ढूंढते हैं ये दिमाग में आएगा तो ये मदद देती है कैसे, कि अतीत में लोग क्या कहते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? तो क्या मिलते होंगे? हो सकता है हमें आगे जानकारी जब मिले तो इस प्रश्न का हल भी हमें मिल जाए, ठीक है। और पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व, हाँ जी, तो पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। क्या है ये? स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें कोई लीड मिलती है तो कैसे उसके जानने में कैसी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि क्या है ये चीज़, कितनी पुरानी होगी, कि क्यों इसका इस्तेमाल होता होगा। ये सारे प्रश्न उसकी जो है जानकारी प्राप्त, उस युग की जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी मदद करते हैं, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं, ठीक है। एक लीड मिली तो उसके बारे में खोजते खोजते कहाँ है, क्यों है, ये इत्यादि सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम एक कनेक्ट बनाने शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अभी आगे है अतीत एक या अनेक। अब अतीत क्या एक है या अनेक, यह है हमारा प्रश्न। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। इसे इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, ठीक है। हम देखिए, जब हम इस पुस्तक की हेडिंग देखते तो उसका नाम था हमारे अतीत प्रथम, क्योंकि अतीत किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुत सारे संप्रदाय, समूहों, जियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है, इन सभी को मिला के हमने जोड़ा है। तो ये किसी एक वचन ना होके बहुवचन को दिखाता है, तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे अतीत, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे, ठीक है। अभी जो राजा लोग होते थे, ठीक है, उनका जीवन और जो हमारे खेती करने वाले लोग होते थे उनका जीवन, दोनों का जीवन अलग था। अब शिल्पकारों का जीवन अलग था, ठीक है, तो उनके जो रीति रिवाज थे वो अलग थे, उनके व्यवहार अलग थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज के समय में अगर हमें कुछ अलग देखना है तो ये देखिए, अंडमान द्वीप के जो लोग हैं वो आज के समय में भी अपना जो भोजन है वो मछलियाँ पकड़ के या शिकार करके प्राप्त करते हैं, या फल फूलों का संग्रह करके प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद में भी विद्यमान थे, ठीक है। इसी तरह अतीत में भी ऐसे भेद विद्यमान थे, तो क्योंकि परिस्थितियाँ अलग थी, जैसे शहरों की परिस्थितियाँ अलग है और अंडमान के लोगों की परिस्थितियाँ अलग है, इसलिए उनका जो इतिहास रहा होगा वो भी अलग ही होगा, ठीक है, उनका अतीत भी अलग होगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय
कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, ठीक है। अब क्योंकि राजा लोग क्या करते थे, जो उन्होंने लड़ाई जीती उसके बारे में अभिलेख बनवा दिया, या अपने कोई कार्य के बारे में लेखा जोखा उनकी कोई पुस्तक छपवा दी, ठीक है। ऐसी वो चीज़ें लिखते थे अपने रोज़ के कामकाज। लेकिन जो नॉर्मल बंदे थे, कॉमन पीपल, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, ठीक है, कृषक, वो पशुपालक, ये अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें थे, कार्य था, उनका लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ठीक है। अतिथियों का मतलब, क्या मतलब था अतिथियों का पुराने ज़माने में? अगर कोई तुमसे इट्स तिथियों का मतलब, ठीक है। तिथियों का मतलब है ये, अगर कोई तुमसे, तिथि का क्या मतलब है, ठीक है। तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, ठीक है। तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। आज के समय में जब हम आपसे कोई तिथि यानी डेट, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तिथि का क्या मतलब है, तो शायद आप क्या करोगे कि आज की डेट बता दोगे कि भाई ये तारीख है, ये माह है, ये वर्ष है, ठीक है। और जैसे कि ये है 2023, ठीक है। तो ये, लेकिन ये आज का जो ये वर्ष का समय है, ये कब से इसकी गणना कैसे होती है कि वर्ष, ये गणना ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म है उसके प्रवर्तक जो थे ईसा मसीह, उनके जन्म की तिथि से की जाती है। कि जन्म के देखो ये इसके बारे में भी हम जो डिटेल में नॉलेज हैं वो आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगी आगे, ठीक है। तो उनके जन्म से इनकी तिथि से उनके जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद, ठीक है, कि ईसा मसीह को के वर्ष जब जन्म हुआ उसके 2000 वर्ष के बाद, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के 2023 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये है हमारा आज का जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, तिथियों को फॉलो करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले कहा जाता है कि रूप में जानी जाती है। इसी पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आगे ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको दोबारा रिवाइज करिए, और इसके साथ अगर कोई जो फैक्ट वाली बातें थी, ठीक है, कि पहले तो हमें बेस बनाना है कि 6वीं कक्षा की पुस्तकों से ज़्यादातर हम बेस ही बनाते हैं कि जैसे अभिलेख क्या मतलब था, ठीक है, इतिहास में तिथियों का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें की यात्राओं का। अभी आप सिर्फ मीनिंग क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी का जो मेन मोटिव कम्पिटिटिव एग्जाम में होता है वो मीनिंग क्लियर करना होता है, ठीक है। तो इससे जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी होती है तो उनके लिए अगर आपका बेस तैयार होगा तो वो पढ़नी थोड़ी आसान होगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हम इसकी अगला लेक्चर जो है वो अगली अपनी वीडियो में लेके आएंगे। तो चैप्टर 2 के साथ वापस मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू।